वेलकम फ्रेंड्स टू फुटबॉल स्टोरीज। और आज काफ़ी ज़्यादा मज़े मज़े की खबरें हैं ट्रांसफ़र विंडो के हवाले से। तो आज हम पेप गुardiola का जो इंटरव्यू है वो भी डिस्कस करेंगे और रियल मैड्रिड की ट्रांसफ़र पॉलिसी जो इस सीज़न में लग रही है वो भी डिस्कस करेंगे। और कुछ मज़ीद खबरें जो बार्सिलोना से रिलेटेड है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो गुड न्यूज़ है बार्सिलोना के लिए, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि रूकी को बार्सिलोना ने साइन कर लिया है और बार्सिलोना इस विंडो में, समर विंडो में, उसको रजिस्टर भी करना चाह रहा है। डिपेंड करता है कि बार्सिलोना का सेल ऑपरेशन किस तरह से चलता है और एग्जिट्स किस तरह से होती हैं। तो फाइनेंशियल फेयर प्ले की पोजीशन उसके बाद सामने आएगी और फिर पता लगेगा कि क्या बार्सिलोना रूकी को इस सीज़न में रजिस्टर कर पाएगा कि नहीं। दूसरी खबर ये है कि मिकाइल फाय, जो कि बार्सिलोना ने लास्ट वीक में साइन किया था क्रोशियन सेकंड टियर के क्लब से, और काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में ज़बरदस्त रिपोर्ट्स आ रही थी। उनको भी बार्सिलोना ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया और 2027 तक का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बार्सिलोना के साथ और 400 मिलियन का उनका रिलीज क्लॉज होगा। और अब हम बात करते हैं पेप गुardiola की। पेप गुardiola जैसा आप जानते हैं कि वो बार्सिलोना में थे और बार्सिलोना में उन्होंने डिनर भी किया बार्सिलोना के ऑफिशियल्स के साथ और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स पास किए हैं। और आप जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बार्सिलोना उनके, ज़ाहिर बात है, सारी सारी ज़िंदगी उन्होंने बार्सिलोना में गुजारी एज अ प्लेयर भी, और उसके बाद बार्सिलोना को कोच भी किया उन्होंने। तो बार्सिलोना उनके दिल में है अभी भी, जिस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट्स पास किए हैं, और वो बार्सिलोना पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट बार्सिलोना में अभी भी रहता है कि बार्सिलोना में क्या कुछ हो रहा है। तो और रिपोर्टर्स ने भी उनसे पूछे, कुछ सवालात किए, जिसका मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले तो उन्होंने चावी के बारे में ये बात की है कि चावी बहुत ही वंडरफुल किस्म के कोच हैं, बहुत अच्छे कोच हैं और वो क्लब और कल्चर को अच्छी तरह से जानते हैं। और वो ये होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि चावी काफ़ी ज़्यादा देर स्पेंड करें बार्सिलोना में। और वो ये समझते हैं कि अगले सीज़न में बार्सिलोना की टीम चैम्पियंस लीग के लिए फाइट करेगी और चैम्पियंस लीग में अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो उनसे जब पूछा गया कि बार्सिलोना पिछले 2 सीज़न में कोई इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे सकी चैंपियंस लीग में, तो उन्होंने बताया कि इस सीज़न में तो उन्होंने ख़ास तौर पे स्पेशली कहा कि इस सीज़न में क्योंकि चावी के डिफेंडर्स भी इंजर्ड थे और कुछ रेफरी के डिसीजंस भी ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से उनको ग्रुप स्टेज में बाहर जाना पड़ा। लेकिन बार्सिलोना होपफुली अगले सीज़न में कम्पीट करेगा और अच्छे लेवल पे कम्पीट करेगा। तो ये उन्होंने चावी के बारे में भी बातें की और उन्होंने कहा कि चावी को टाइम मिलना चाहिए और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो बहुत ही अच्छे और समझदार कोच हैं। तो चावी के बारे में ये ओपिनियन है उनकी। और जिस तरह उन्होंने बातें की हैं तो उससे यही लगता है कि वो अभी भी बार्सिलोना के बारे में बहुत ज़्यादा खबरें रखते हैं और बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं। और फिर उनसे कैंसेलो के बारे में बात की। कैंसेलो के बारे में उनसे पूछा कि क्या कैंसेलो बार्सिलोना में आएंगे, तो उन्होंने साफ साफ ये बताया कि कैंसेलो अभी तक बार्सिलोना की तरफ से कोई ऑफ़र नहीं आया और कोई निगोशिएशन स्टार्ट नहीं हुई। तो इसलिए अभी तक तो कोई वो उनके पास अपडेट्स नहीं है। और उनसे गुंडागन के बारे में भी पूछा गया तो गुंडागन के बारे में उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है गुंडागन के बारे में, लेकिन हम भी गुंडागन को रोकना चाहते हैं। तो अगर बार्सिलोना उनको अच्छी ऑफ़र देने में कामयाब हो गया या कन्विंस करने में कामयाब हो गया तो ऑब्वियसली वो बार्सिलोना में आ जाएंगे। तो मतलब ये अपडेट्स थी जो दो प्लेयर बार्सिलोना के साथ रिसेंट टाइम्स में लिंक हो रहे थे। मैनचेस्टर सिटी के जो 2 प्लेयर्स थे वो लिंक हो रहे थे, तो वो भी उन्होंने उसके बारे में भी अपडेट्स दी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था जो कि आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैंने समझा। तो ये सारी सिचुएशन थी। और उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद आज जेरार्ड रोमेरो वो वापस आए हैं और एकदम से गायब हो गए थे वो जब मेसी का सागा एकदम से ख़त्म हुआ और वो बार्सिलोना में नहीं आए और वो इंटर मियामी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो उसके बाद से जेरार्ड रोमेरो गायब ही हो गए थे बिल्कुल। आज उन्होंने एक न्यूज़ ब्रेक की जो कि एक बड़ी शॉकिंग सी न्यूज़ थी। और मतलब जब मैंने वो न्यूज़ देखी तो मैं वाकई में बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि न्यू कासल जो है वो रफीनिया को ख़रीदना चाह रही है और वो ब्रूनो गुमेरिस को स्वैप डील में उनके बदले में बार्सिलोना को देगी।
और 30 मिलियन भी साथ में बार्सिलोना को देगी। तो जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि वो ब्रूनो गुमेरेस तो एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं और मेरे ख्याल से वो न्यूकासल के सिस्टम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और बार्सिलोना आप जानते हैं कि सीडीएम पोजीशन पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फंसी हुई है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि किसको साइन करे। बहुत सारे प्लेयर्स लिंक हो रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में बार्सिलोना जा रही है। तो जब ये न्यूज़ आई थी और 30 मिलियन भी साथ में वो दे रहे थे, तो मतलब मैं एक दफ़ा शॉक हो गया था कि यार ये क्या हो रहा है। और रफीनिया को वो न्यूकासल लेना चाह रही थी, ये खबर आई। तो अगर आप देखेंगे तकरीबन 1 डेढ़ महीना पहले भी ऐसी न्यूज़ आई थी न्यूकासल के हवाले से कि न्यूकासल रफीनिया में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और अब अगर आप देखें तो राफीनिया का सीज़न भी पहला सीज़न था बार्सिलोना में, और वो रीज़न काफ़ी अच्छा डिसेंट सीज़न रहा उनका। तकरीबन 20 गोल एंड असिस्ट उनकी उनके नंबर्स थे जो उन्होंने अचीव किए। और ऑनेस्टली अगर मेरे से पूछा जाए तो रफीनिया ट्रेडिशनल उस तरह के विंगर नहीं है जिस तरह के बार्सिलोना खिलाती रही है, लेकिन इस वक्त बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन रफीनिया ही है बार्सिलोना के पास। क्योंकि अभी आपको सीडीएम का भी इशू है, अगर आप उसको कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे, आपको राइट बैक का इशू है, आपको बहुत सारे इश्यूज है, आपके पास बैकअप गोलकीपर भी कोई इतना अच्छा नहीं है। और रफीनिया को अगर आप भेज देते हैं और तो फिर आप क्या करेंगे। अब अभी कुछ ट्रांसफ़र विंडो का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बार्सिलोना क्या कर रही है। आंसू फती का कुछ पता नहीं है कि वो रुकेंगे कि जाएंगे। फेरन टोरेस को चावी ने बोल दिया कि वो अगले सीज़न में यहीं पर रहेंगे। तो मतलब बड़ी अजीब सी सिचुएशन खिचड़ी पकी हुई है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये जो न्यूज़ आई थी ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। और अगर इस तरह की न्यूज़ आती है और ब्रूनो गुमेरेस जैसा प्लेयर अगर बार्सिलोना में आता है स्वैप डील में और प्लस 30 मिलियन भी आता है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी डील हो सकती थी। लेकिन उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद साथ ही फैब्रिजियो रोमानो ने न्यूज़ ब्रेक कर दी कि ब्रूनो गुमेरेस के बारे में उन्होंने कहा कि न्यूकासल उनको हर कीमत पे रोकना चाहती है और उनकी सैलरी इंक्रीज़ करेगी। एक बहुत हैवी लेवल की सैलरी उनको देकर उनको कन्विंस करना चाह रही है कि वो रुकें, क्योंकि आप जानते हैं कि वो चैम्पियंस लीग में भी इस बार पार्टिसिपेट करेंगे। तो एकदम से जो है ना वो सारे रूमर्स ख़त्म हो गए। और उसके बाद ये भी खबरें आई कि जेरार्ड रोमेरो को काफ़ी ज़्यादा और उनकी वाइफ को लाइफ थ्रेटनिंग किस्म की जो लोगों की तरफ से मैसेजेस भी गए हैं और काफ़ी ज़्यादा वो गर्म भी हुए इस बात के ऊपर। तो ये सारी सिचुएशन हुई थी बार्सिलोना में आज, और जेरार्ड रोमेरो ने आते ही एक धमाका किया और उस धमाके में वो खुद ही फट गए एक तरह से। तो ये खबर थी। और उसके बाद जो एक और बार्सिलोना के हवाले से खबर है, जो बार्सिलोना के वेटरन और बार्सिलोना के लेजेंड बुस्केट्स उनके बारे में खबर ये है कि इंटर मियामी बहुत क्लोज है उनके साथ डिटेल्स कंप्लीट करने में, और मोस्ट प्रॉब्ली वो इंटर मियामी में मूव कर जाएंगे लियोनेल मेसी के साथ। तो ये भी एक खबर थी जो आपको देनी थी। और एक और न्यूज़ मुझे अचानक से याद आई कि अम्बापे के बारे में भी पेप से पूछा गया था, तो मुझे एकदम याद आया तो मैंने सोचा आपको बता दूं। उन्होंने पूछा कि क्या 2024 में अम्बापे मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर होंगे, तो उन्होंने पेप ने कहा कि नहीं, वो मैनचेस्टर सिटी में नहीं होंगे, बल्कि आप जानते हैं कि वो किस क्लब में जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली रियल मैड्रिड में। और अब बात करते हैं रियल मैड्रिड की थोड़ी सी। रियल मैड्रिड की अगर आप देखें तो जिससे मैंने कल भी रिपोर्ट किया था, आपको बताया था कि पेरेज ने एक फ़ैन को ऑटोग्राफ देते हुए कहा था कि हम लोग जोजिलो के बाद और कोई साइनिंग नहीं करेंगे और ये हमारी आखिरी साइनिंग होगी इस समर विंडो में। तो इसका मतलब है कि रियल मैड्रिड वो आगे कोई साइनिंग शायद नहीं करेगी। और अगर मोस्ट प्रॉब्ली अगर ऐसा होता है कि एम्बापे को आना बनता है, तो उनके लिए उन्होंने पैसे वैसे इकट्ठे करके रखे हुए हैं और वो एक साइनिंग हो सकती है। क्योंकि वो आपको पता है कि दोनों बहुत देर से लिंक हो रहे हैं, काफ़ी 2-3 साल से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। लेकिन जो एक खबर आई है और उसकी बेस के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ कि एंसेलोटी के बारे में ब्लीच फुटबॉल ने ये खबर दी है कि एंसेलोटी अगला सीज़न 2024 का सीज़न जब कंप्लीट कर लेंगे, आई मीन ये जो अब 23-24 का सीज़न आ रहा है, जब ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो एंसेलोटी ब्राज़ील के कोच होंगे। तो मेरे ख्याल में रियल मैड्रिड बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। और पेरेज इसीलिए दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रेसिडेंट में से एक हैं कि वो बिला वजह पैसा ज़ाया नहीं करते
और वो ये सीज़न एंसेलोटी के साथ गुजारेंगे, कोशिश करेंगे कि ला लीगा और डोमेस्टिक टाइटल जीतें और चैंपियंस लीग में जितना फार जा सकें वो चले जाएं। जितनी ज़्यादा वो अगर जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जीते तो कोई बात नहीं। अगले सीज़न में वो नए कोच के साथ आएंगे और नए कोच को वो पैसा भी देंगे और वो अपॉर्चुनिटी भी देंगे टीम बिल्ड करने की। वो अपनी मर्जी की टीम बिल्ड करेगा। तो मेरे ख्याल से ये रियल मैड्रिड का प्लान होगा, क्योंकि एंसेलोटी इस सीज़न में होंगे, नेक्स्ट कमिंग सीज़न में। उसके बाद से एंसेलोटी जो है वो मेरे ख्याल से ब्राज़ील चले जाएंगे, ब्राज़ील को कोच करेंगे। तो नया कोच अगले सीज़न में आएगा और आई होप और मुझे लगता यही है कि अगले सीज़न का जो कोच होगा वो रियल मैड्रिड का वो कोई अच्छा नामी ग्रामी कोच होगा। लाइक क्लोप हो सकते हैं, नागल्समैन हो सकते हैं, जो जिन्होंने बड़े बड़े क्लब्स के साथ जिनका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और उन्होंने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अभी भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या रियल मैड्रिड की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है क्या वो ठीक है, और बार्सिलोना को क्या चाबी के साथ बाकी में लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहिए। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।